डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। और जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी बुक का। बट इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि +1 क्लास में जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों ने स्टडी किए थे उनके बारे में बहुत कुछ आपको पता हो। चैप्टर 1 था आप लोगों का +1 का सेट्स, और चैप्टर 2 था बेटे, उसका नाम भी रिलेशन फंक्शन ही था, +1 में भी था ये चैप्टर। तो जब तक इन चैप्टर के बारे में आप लोगों को बहुत बातें क्लियर नहीं होंगी तो आप +2 का रिलेशन फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे भी ये जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है ये मैथमेटिक्स की बैकबोन है पूरे कैलकुलस की। जब तक आप लोग इसको स्टडी ना कर पाओ तो मैथमेटिक्स को, कैलकुलस को स्पेशली समझना बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मुश्किल रहता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से और ध्यान से करने की ज़रूरत है। पर करने से पहले ये भी ज़रूरी है कि हमें चैप्टर 1 +1 का और चैप्टर 2 जो है +1 का, उसके बारे में बहुत सारी टर्म्स पता हो। बेटे आज हम लोग इस चैप्टर को चैप्टर 1 और +2 स्टार्ट करने से पहले जो हमने +1 में पढ़ा था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, उसकी रिकैप्चुलेशन करेंगे, उसको थोड़ा सा स्पीड से रिवाइज करेंगे। क्या क्या हमने पढ़ा था, कौन कौन सी टर्म्स थी, क्या क्या उनके मीनिंग थे, वो चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा चैप्टर था सेट्स, जो हमने +1 में पढ़ा था। सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या थी, इसको लिखते कैसे हैं, ये 2-3 बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सेट की डेफिनेशन होती थी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, कुछ लिखना। जैसे हम किसी चीज, कोई सेट लिखना चाहते हैं, बट वो उसको लिखने के लिए कोई रूल हो हमारे पास। वेल डिफाइंड का मतलब, वेल डिफाइंड मीन्स having a definite rule to write the collection. लिखने के लिए कोई रूल होगा। क्लियर? जैसे हम लोग कहें, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है, मैं आप लोगों को एक रूल बोलूं कि राइट ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब सभी बच्चों को पता है वावल्स कौन कौन से होते हैं। मैंने एक रूल बना दिया कि आप लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट में से आइडेंटिफाई करना है वावल्स को और उनको लिखना है। तो ये एक सेट बन जाएगा, टू राइट ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग लिखेंगे ना अल्फाबेट्स को, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, A E I O U। ये आप लोगों का वावल्स का एक सेट हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ, ये सिलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट लिखे थे। A वावल है, E भी एक वावल है, I भी एक वावल है, O भी एक वावल है और U भी वावल है। क्योंकि ऊपर जो मैंने रूल लिखा था कलेक्शन को लिखने का, मैंने कहा था कि कलेक्शन में कौन सी वैल्यूज लिखनी है, ऑल वावल्स लिखने हैं। कहाँ से लिखने हैं ऑल वावल्स? इंग्लिश अल्फाबेट से। वो हमें नोन थे कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से लेटर्स वावल्स हैं, वो हमने अपनी कलेक्शन में लिखे। हर एक वावल लिखा, उसको कोमा से सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद जब सभी के सब वावल लिखे गए उनको हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये हमारा बन गया सेट। जब भी हम कोई सेट लिखते हैं,
हर एक सेट का नोमेनक्लेचर करते हैं एक कैपिटल लेटर से। जैसे इस सेट का नाम लिख दिया ए इज अ सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। ए, इसका नाम बी भी हो सकता है, सी भी, पर कैपिटल से लिखते हैं ज्यादातर, राइट बच्चों। तो सेट की डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई होगी। व्हाट इज सेट? टू राइट वैल्यूज, टू राइट सम एलिमेंट्स, टू राइट सम एंट्रीज, टू राइट सम वैल्यूज अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। एक रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूज को लिखना, दैट बिकम्स ए सेट। अगर कोई रूल ना हो वैल्यूज को लिखने का तो वो सेट नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को। राइट ऑल इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, राइट नेम ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स who have scored more than 20 centuries in Indian international cricket। अब इस सेट को लिखते हैं। जैसे मान लो बेटे, अब आज की डेट में सभी क्रिकेटर का नाम सर्च करो, उनका प्रोफाइल देखो कि कौन कौन से क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने 20 से ज़्यादा सेंचुरीज इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर किए हैं, उन सब का नाम आ जाएगा। जैसे मैं जो जानता हूँ, मेरे को जो जनरली पता है, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। आज की डेट में है अपने महेंद्र सिंह धोनी, देन जो क्रिकेट के कैप्टन है आजकल विराट कोहली, ऐसे बहुत सारे नाम आप लोग आज लिखोगे, परंतु किसी भी ऐसे प्लेयर का नाम इसमें नहीं लिखोगे जिसने 20 या 20 से कम सेंचुरी लगाई है, क्योंकि आपके पास एक रूल है। किसी भी क्रिकेट प्लेयर को देखा, उसका प्रोफाइल देखोगे, चेक कर लोगे, उसने 20 से ज़्यादा सेंचुरीज लगाई तो उसका नाम यहाँ पे आएगा, और अगर किसी ने नहीं लगाई 20 से ज़्यादा सेंचुरीज तो उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लो मैं अगर किसी ऐसे प्लेयर का नाम लिखूँ, पूछूँ आप लोगों से जो आजकल बॉलर है, कोई भी मान लो कोई बॉलर है आज की डेट में, ठीक है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज उसने 20 से ज़्यादा सेंचुरीज नहीं लगाई होंगी। इस प्रकार और क्रिकेटर के भी नाम लिख सकता हूँ मैं। बट अगर मैं यहां आप लोगों को एक और चीज पूछता हूं, राइट द नेम ऑफ ऑल गुड प्लेयर्स, गुड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम इन इंटरनेशनल मैचेस, नेशनल मैचेस मतलब इंटरनेशनल मैचेस में जो जो इंडियन क्रिकेटर रहे आज तक, उनमें से गुड प्लेयर्स कौन से रहे, गुड बैट्समैन कौन से रहे, उनके नाम लिखो। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ गुड, बट मैं कैसे पहचानूंगा कोई गुड है या नहीं? तो कोई रूल नहीं है इसके लिए कि किसको हम गुड कहें, किसको हम गुड ना कहें। तो गुड कहना इज नॉट अ रूल, कोई रूल नहीं है। जैसे उसमें तो मैंने बोल दिया था कि 20 सेंचुरी जिसने लगाई होंगी उसका नाम आपने लिखना है। तो आपने किसी का भी नाम लिखा, उसके आगे देखा उसने कितनी सेंचुरी स्कोर की, अगर 20 से ज़्यादा स्कोर की होंगी तो उसका नाम लिख लोगे, नहीं तो उसका नाम, जिसका कोई भी नाम आया आपके पास, अगर उसने सेंचुरी 20 से कम होगी तो उसका नाम नहीं लिखोगे। मतलब किसी भी प्लेयर को देख के दो ही बातें करोगे, या तो उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, दो में से एक बात होगी। बट इस केस में क्या है, मैंने लिख के छोड़ दिया गुड बैट्समैन। अब मान लो पहला ही प्लेयर आ गया आपके सामने, अब वो गुड है या नहीं है, इसको चेक करने का हमारे पास कोई रूल इस पूरे सेंटेंस में, पूरे क्वेश्चन में नहीं बताया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं यहां लिखना चाहता हूं वो एक सेट नहीं है। क्यों ये सेट नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू अ रूल, इट इज
there is no rule to identify players। मतलब किसी भी प्लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास रूल नहीं है कि वो गुड प्लेयर है या गुड प्लेयर नहीं है। तो बच्चों ये होता है कि हर एक कलेक्शन सेट नहीं होती, जो कलेक्शन एक रूल के अकॉर्डिंग लिखी वो सेट होती हैं, और जो कलेक्शन एक रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखी गई वो कलेक्शन नहीं होती, वो कलेक्शन सेट नहीं होती। जैसे मैं कहूँ राइट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ। अब कौन सा एनिमल डेंजरस है, कौन सा एनिमल डेंजरस नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। तो चलो ये तो बात हुई क्या चीज सेट होती है। आगे अपने मेथड टू राइट सेट। पहले आप लोग यहां देखिए, लिखो आप यहां पे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6 मीन ऐसे नेचुरल नंबर लिखो जो लेस देन 6 हो। अब देखो आप किसी भी नेचुरल नंबर को देखोगे, उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो लेस देन 6 है या नहीं है। अगर वो लेस देन 6 है तो आपकी कलेक्शन में आ जाएगा। जैसे 1 लेस देन 6 है, क्या आपकी कलेक्शन में आ गया। नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है 2, ये भी आपकी कलेक्शन में आया। फिर 3, फिर 4 एंड देन 5। आगे नंबर नहीं कोई लिख सकते बिकॉज 6 को इसमें नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज हमें कौन से नेचुरल नंबर लिखने थे जो लेस देन 6 है। तो 6 से आगे और 6 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये बन गया बेटे एक सेट, ये एक सेट है। कैसे लिखा देखो, पहली एंट्री लिखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और फिर लगा दी करली ब्रैकेट। तो ये सेट बन गया। हर एक सेट को एक कैपिटल लेटर से लिखते हैं, A B C D कुछ भी, और जो वैल्यू अंदर लिखी जाती है बेटे सेट के अंदर, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, और एंट्रीज भी कह सकते हैं। मतलब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। इस सेट में 5 एलिमेंट हैं, एक 1 2 3 4 5। इस सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ही ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5। एंट्रीज भी 5 है। जैसे 1 हमारे सेट के अंदर लिखा तो इसका सिंबल होता है लिखने का 1 बिलोंग्स टू A। दिस इज अ सिंबल फॉर बिलोंग्स टू। जैसे मैं देखना चाहता हूँ 1 हमारे सेट के अंदर है या नहीं, तो उसको मैथमेटिक्स में किस सिंबल से लिखेंगे। 1 ये बिलोंग्स टू का सिंबल A। 1 बिलोंग्स टू A मीन्स 1 इज एन एलिमेंट इन आवर सेट A। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 5 को चेक करूं, क्या 5 हमारे सेट में है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 5 बिलोंग्स टू A। 7 हमारे सेट में है या नहीं, कैसे लिखें, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये सिंबल किसके लिए यूज किया, बिलोंग्स टू, और ये किसके लिए किया, डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब बिलोंग्स टू के सिंबल को कट मार दें तो डज नॉट बिलोंग्स टू। कोई भी एंट्री अगर हमारे सेट में है तो उसको आप लिखें यहाँ, फिर बिलोंग्स टू का साइन A। ऐसे आप लोग बिलोंग्स टू का सिंबल यूज कर सकते हो। अब हमारे पास सेट को लिखने के 2 अलग अलग रूल होते हैं। मेथड टू राइट ए सेट। एक सेट को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम रूल मेथड भी है। क्या कहा मैंने, सेट को लिखने के
हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। मैं बिल्कुल टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, आप लोगों की जो इनकी डेफिनेशंस है। आप लोग देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है। जब हमें कोई सेट लिखना हो, अगर मैं उस सेट की सभी वैल्यूज, सभी एंट्रीज अलग अलग करके लिख दूं, व्हेन ऑल द एंट्रीज ऑफ ए सेट आर रिटन बाय सेपरेटिंग देम विद कॉमास, दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, सेट रिटन इन रोस्टर फॉर्म। सिमिलरली यहां देखिए आप लोग, ये भी एक सेट है, बट इस सेट में हमने नेचुरल नंबर लिखे लेस देन इक्वल टू लेस देन 6। ये भी एक सेट है, बट इसमें हमने इवन नंबर लिखे 2 के टेबल में जो आते हैं 2, 4, 6, 8, आगे डैश डैश डैश। ये डैश डैश रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट्स को ऐसे ही आगे लिखते चले जाएंगे और इनका कोई एंड नहीं है। तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है बेटे, इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विच आर ऑब्टेन्ड इन अ सेट। जैसे इस सेट में जो जो एलिमेंट्स आने होते हैं, जो जो वैल्यूज लिखी जानी होती हैं, सभी को आप लोग कोमा से सेपरेट करके लिखते हो। जैसे ये सेट जो है, ये किसका सेट है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें मैंने ये वैल्यूज लिखी हैं, कौन कौन सी वैल्यू लिखी, ए, ई, आई, ओ, यू, ऑल दीज आर लेटर ऑफ इंग्लिश। और ये सारे के सारे लेटर कौन से हैं, वॉवल्स हैं। सिमिलरली दूसरा सेट है, उसमें भी मैंने कुछ वैल्यूज लिखी। कौन कौन सी वैल्यूज लिखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑल दीज वैल्यूज आर नेचुरल नंबर लेस देन 7। अगेन तीसरे सेट में भी मैंने क्या लिखा, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 2। एंड नहीं है इनका, मैंने एंड का नंबर आपको बताया भी नहीं है। देखिए इसका मतलब है इंग्लिश वावल्स, नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल मल्टीपल ऑफ 2। तीन अलग अलग तरीके, तीन अलग अलग सेट। इसी सेट को अब देखो, अगर इसको आप लोग देखो, ये किस चीज का सेट है, किस चीज का कलेक्शन है, क्या रूल ऑब्टेन किया होगा इस सेट को लिखने के लिए। ये किस चीज का सेट है बच्चों, इंग्लिश वावल्स का। तो इसी सेट को अगर हमें रूल मेथड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स x सच दैट। यहां ये एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखेंगे जो हमें सेट में लिखनी है, आगे लिख देंगे x क्या है, x इज एन इंग्लिश वावल। इसका मतलब क्या है समझिए, इसमें हमने जो वैल्यू लिखी जानी थी सेट में वो वैल्यूज नहीं लिखते, बट वैल्यूज को लिखने के लिए किस रूल का यूज किया, वो रूल लिख के छोड़ दिया कि जो x है, x की जगह कौन कौन सी वैल्यूज लिखी जाएंगी, इंग्लिश के सभी वावल लिखे जाएंगे। मतलब x की जगह हम पहला वावल a लिख सकते हैं, नेक्स्ट वावल e लिख सकते हैं, नेक्स्ट वावल i लिख सकते हैं, o लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर b सेट लिखना हो उसको कैसे लिखेंगे, रूल मेथड से x सच दैट। कौन से नंबर है वो देखो, नेचुरल नंबर है, लेस देन 7, तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट तो लिखना ही है। मतलब यहां x वेरिएबल है जो इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है सभी को। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, ये भी लिखना पड़ेगा कहां तक, लेस देन 7। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी एक नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर, जो लेस देन 7। इसी तरह से अगर c को हमें रूल मेथड से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों, c x सच दैट
x is a natural number which is even। सारे नेचुरल नहीं लिखे हमने। अब देखो बेटे, लिखी यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे वही बात है, बट लिखने के तरीके में फर्क है। वहां मैंने वावल्स अलग अलग करके लिख के दिखाए, यहाँ मैंने वो रूल लिख दिया जिसके अकॉर्डिंग ए सेट को लिखा गया था। वैल्यू नहीं कोई भी लिखी, कोई भी वावल नहीं लिखा, ये लिख दिया कि जो सेट लिखा जा रहा है वो किससे लिखा जा रहा है, वावल से लिखा जा रहा है। इसी तरह से बी सेट में मैंने कोई भी नेचुरल नंबर नहीं लिखा लेस देन 7, रूल लिख दिया कि किस रूल को यूज करके, किस स्टेटमेंट को यूज करके, किस रूल को यूज करके हमने सेट लिखना है। वो किसको यूज करना है, रूल को, x की जगह एक ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो लेस देन 7 होगा। तो हम नेचुरल नंबर में से 7 से स्मॉलर जो जो नंबर होंगे उनको लिख देंगे। तीसरे में एक रूल लिखा गया है, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज इवन। मतलब ये एक रूल है। क्या रूल है कि x की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम। इसने कहा x को नेचुरल नंबर लेना है, x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है। कौन सा नेचुरल नंबर, विच इज इवन, जो इवन। तो बेटे ये हमारे पास दो अलग अलग मेथड थे सेट को लिखने के। वैसे तो ये काम सारा हमने +1 में बहुत किया होगा, ठीक है, किया होगा, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि +1 में मेरे क्लास लेने से पहले आप लोगों को ये टीच कर दिए गए थे सभी चैप्टर्स, ठीक है। तो बेटे अब आगे सेट को लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। तीसरा एक आएगा नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा +1 का ही, रिलेशन एंड फंक्शन एंड फंक्शन। उसमें एक टॉपिक आता था ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, पेयर का मतलब टू राइट टू वैल्यूज इन अ पेयर, टू वैल्यूज इन अ ग्रुप, दो वैल्यूज को इकट्ठा करके लिखना। वैसे कैसे लिखते हैं ऑर्डर पेयर, ए बी स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं ऑर्डर पेयर, टू राइट टू वैल्यूज अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नंबर को लिखना। जैसे ए बी है तो अगर हम लोग b की जगह a और a की जगह b को लिख देंगे तो वो ऑर्डर इस ऑर्डर पेयर से अलग होगा। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर पेयर लिखा है 2 3, इट मींस फर्स्ट वैल्यू 2 है, सेकंड वैल्यू 3 है, और दूसरा ऑर्डर पेयर मैंने लिखा 3 2। क्या ये दोनों सेम है? देखो नंबर तो दोनों में सेम लिखे हैं, बट इसमें 2 पहले नंबर पे लिखा, इसमें 2 दूसरे नंबर पे लिखा। तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज ऑर्डर पेयर में दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या वैल्यू लिखी गई है और उसको किस सीक्वेंस में रखा गया है। जो पहली वैल्यू है अगर उसको मैं दूसरे नंबर पे लिख दूंगा तो हमारा ऑर्डर पेयर करेक्ट नहीं होगा। एक सीक्वेंस में रखना होता है वैल्यूज को ऑर्डर पेयर में। इसका यूज क्या है बेटे, ये देखिए आप लोग, इसका यूज रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिखने में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास इफ A and B are two non-empty sets, A and B are two non-empty sets, then their Cartesian product is written as A cross B, and it contains
ordered pairs of elements of set A with elements of set B। अब आप लोगों को मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? एक तरह से ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट। एक सेट को दूसरे सेट से किस तरह से मल्टीप्लाई करें। सपोज एक सेट ए है, एक बी है। अब जब ए सेट है, नॉन एम्प्टी वर्ड लिखा मैंने यहाँ, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इट मीन्स ए में कम से कम एक एलिमेंट तो पक्का होगा और बी में भी कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है। एक से ज़्यादा जितने मर्जी हो, परंतु कोई भी एलिमेंट ना हो ए बी में, ऐसा नहीं होगा। मतलब ए विल कंटेन सम एलिमेंट, बी विल कंटेन सम एलिमेंट, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिटन एज, कैसे लिखा दिखाई देगा कार्टेशियन प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में कौन सी वैल्यू लिखी जाएंगी? ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे सारे। क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। कौन से ऑर्डर्ड पेयर? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जो सेट ए है उस के सभी एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट के साथ पेयर करके लिखेंगे। अब आप लोग एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ कि हाउ टू कैलकुलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, बहुत एलिमेंट्री, ताकि आप लोग चैप्टर को आसानी से कर पाए। सपोज ए हमारा चैप्टर है 1 2 3, ए कंटेन 3 एलिमेंट्स एंड बी हमारा चैप्टर है, सॉरी सेट है, उसमें 2 एलिमेंट्स है। एक सेट ए है, एलिमेंट ए है, सॉरी एक एलिमेंट बी है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी। तो व्हाट विल बी ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी क्या होगा और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने का मतलब है ए के हर एक एलिमेंट को बी के एलिमेंट्स के साथ पेयर करके लिखना। जैसे ए का पहला एलिमेंट 1, इसको बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर करके लिखना है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ए का 2 है, 2 को भी बी सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर करके लिखना है। फिर 3 है, 3 को भी बी सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर करके लिखना है। तो व्हाट यू मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी? ए सेट की पहली एंट्री लिखो 1 और उसका पेयर बना दो बी सेट की पहली एंट्री के साथ, कोमा लगा के। पेयर को लिखना है स्मॉल ब्रैकेट में। 1 पहली एंट्री ए सेट से लेनी है और दूसरी एंट्री बी सेट से लेनी है पेयर। फिर 1 को ही जो दूसरी एंट्री है बी की उसके साथ पेयर करके लिखें। इसी तरह से 1 के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बन गए। इसी तरह से हम 2 की पेयरिंग करेंगे। किसके साथ? एक बार ए के साथ, फिर एक बार बी के साथ। क्या हो जाएगा? 2 ए एंड देन 2 बी। फिर 3 की पेयरिंग करेंगे, 3 ए एंड 3 बी। अब आप लोग ए क्रॉस बी में काउंट करो कितने पेयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6। Each pair of A cross B is called an element of A cross B। मतलब जो जो पेयर हमने A क्रॉस B में लिखे हैं उस हर एक पेयर को ए क्रॉस बी का एलिमेंट कहेंगे। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, ऊपर सेट ए था, उसमें 1 एक एलिमेंट था सेट का, 2 दूसरा एलिमेंट था, 3 तीसरा एलिमेंट था। बी सेट में पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। बट जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आता है वो सिंगल एंट्री नहीं होती, पेयर्स होता है, वो पेयर होता है। और वो पेयर कहाँ से बनता है? जैसे ए क्रॉस बी लिखा है, पहली एंट्री ए सेट से लें, दूसरी एंट्री बी सेट से लें,
उनका एक पेयर बना के लिख दें, वो एक एलिमेंट बनेगा A क्रॉस B का। दिस इज वन एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, दिस इज अनदर एलिमेंट ऑफ, दिस थर्ड वन इज थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब आप लोग देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। मतलब A क्रॉस B में जितने टोटल पेयर्स होंगे उनकी जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, A के एलिमेंट्स की संख्या मल्टीप्लाइड बाई B के एलिमेंट की संख्या। जैसे A में एलिमेंट्स हैं 3, B में एलिमेंट्स हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 6 ही हमारे किसमें एलिमेंट होंगे A क्रॉस B में। तो ये पूरा आर्टिकल क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। यहां तक आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें। यही पढ़ने के बाद जब तक आप लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे बेटे, तो नेक्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन को समझ पाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। और रिलेशन एंड फंक्शन को ना समझना, इसका मतलब है आप लोग बहुत मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे +2 में, और नहीं इसके बाद। तो ये बेसिक्स है पूरे कैलकुलस का, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और जो मैंने आप लोगों को एक मैसेज भेजा था ग्रुप पे कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 NCERT बुक से पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखें तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर क्या उसका मीनिंग है। इसके आगे हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 जो +2 के मैथमेटिक्स में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।